नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ कैफ खान। बिहार में मैट्रिक में लगभग 16.5 लाख और इंटरमीडिएट में 13.5 लाख स्टूडेंट्स हैं। ऐसे में 40 लाख स्टूडेंट्स की तकलीफ और गुस्सा इसी बात से है कि उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई और परीक्षा की तिथि घोषित हो गई है। कोरोना के कारण राज्य में बीते 2 साल से स्कूलों में पढ़ाई बेपटरी हो गई है। सरकारी स्कूलों की बात करें तो यहाँ तो पढ़ाई ठप हो गई है। वही वजह है कि प्राइवेट स्कूलों की तरह यहाँ ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं होते हैं। ऐसे में इंटरमीडिएट की परीक्षा देने की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों से सवाल पूछ रहे हैं कि परीक्षा कैसे दें जब पढ़ाई हुई ही नहीं। इसी को लेकर हमने राज्य के 15 जिलों में स्टूडेंट्स से बात की और उनकी परिस्थितियों से रूबरू हुए। बिहार में 1 फरवरी से इंटरमीडिएट की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। फाइनल एग्जाम सिर पर है और परीक्षार्थी परेशान हैं। वजह यह है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि परीक्षा में क्या लिखें। असल में इस बार जो परीक्षार्थी इंटरमीडिएट की परीक्षा देंगे उन्होंने एडमिशन तो लिया था 2 साल के इंटरमीडिएट सत्र के लिए, लेकिन क्लासेस हुए महज 1 सत्र के बराबर। बिहार में इस बार 13,46,334 परीक्षार्थी इंटर की परीक्षा देंगे। घोषित के सिलेबस के मुताबिक इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को 2 साल में 360 दिन पढ़ाया जाना है, यानी 1 साल में 180 दिन। इसके बावजूद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से ना तो छात्रों की मुश्किलों को कम करने के लिए परीक्षा का सिलेबस छोटा किया गया है और ना ही इसमें कोई राहत देने की बात की गई। हद तो यह है कि लगातार 2 साल से कोरोना की परिस्थितियों को देखने के बावजूद बिहार बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस को लेकर स्कूलों में कोई आधारभूत संरचना खड़ा नहीं कर पाया। डीईओ पटना अमित कुमार के मुताबिक ऑनलाइन क्लासेस कराना ना कराना शिक्षकों की स्वेच्छा पर है। वजह यह है कि ना तो हमारे सरकारी स्कूलों के पास इसके लिए आधारभूत संरचना है और ना ही सभी बच्चों के पास मोबाइल। ऐसे में हम ऑनलाइन क्लास लेने का आदेश नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि दूरदर्शन के जरिए बच्चों की पढ़ाई कराई गई थी। बिहार में 24 घंटे में 36,658 जांच बढ़ाई गई तो संक्रमण भी 1,171 गुना बढ़ गया। कुल 1,88,133 लोगों की जांच 24 घंटे में कराई गई है, जिसमें 5,908 नए कोरोना मामले सामने आए। मंगलवार को मौत के आंकड़ों ने लोगों को डरा दिया। तीसरी लहर में पहली बार एक साथ 7 संक्रमितों की मौत हुई। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों में भर्ती मरीजों की मॉनिटरिंग बढ़ा दी है और मौत के आंकड़ों को रोकने के लिए प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर में पहली बार एक साथ 7 मौतें हुई। बिहार में 24 घंटे में 1,790 संक्रमितों ने कोरोना को मात दी। संक्रमितों की रिकवरी इतनी बड़े पैमाने पर होने के बाद भी एक्टिव मामलों की संख्या 25,051 है। संक्रमण से रिकवरी की दर अब 95.8 पहुंच गई है। अब तक कुल संक्रमितों की संख्या 7,56,045 हो गई, जबकि 7,18,882 संक्रमित कोरोना को मात दे चुके हैं। मौत का आंकड़ा 12,111 हो गया। बिहार में कोरोना जांच को लेकर अब नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इस गाइडलाइन के तहत अब बिना लक्षण वाले मरीजों की जांच नहीं होगी। अस्पताल में भर्ती मरीजों को भी एक ही बार कोविड जांच कराई जाएगी। दूसरी लहर में जांच पर फोकस था, लेकिन पहली बार तीसरी लहर में जांच को सीमित किया जा रहा है। बिहार सरकार का कहना है कि कम्युनिटी स्प्रेड के कारण किया जा रहा है। 2021 में दूसरी लहर के दौरान जांच के लिए टारगेट दिया जाता था और उसी टारगेट को भी लेकर गड़बड़ी भी सामने आई। सीएम नीतीश कुमार ने भी राज्य में 2 लाख जांच कराने के निर्देश दिए। अब तक पहली और दूसरी लहर में कोरोना की जांच और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर फोकस किया जाता था, लेकिन अब इसमें बदलाव किया जा रहा है। यह बदलाव बड़ा है और पहली बार जांच को सीमित करने को लेकर काम किया गया। स्वास्थ्य विभाग के अपर स्वास्थ्य सचिव प्रत्यय अमृत का कहना है कि आईसीएमआर ने 10 जनवरी को नई गाइडलाइन जारी की गई है और इसका अनुपालन बिहार में शुरू कर दिया गया है। इसके तहत कई बड़े बदलाव किए गए हैं। इसी बदलाव में जांच को सीमित कर दिया गया। अब जांच के लिए इलाज को नहीं रोका जाएगा। हाल ही में सामने आए ऐसे मामलों को लेकर अब जांच लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है। आपातकालीन सेवा में इलाज के दौरान जांच की बाधा ना होने दी जाएगी। प्रसव और अन्य आकस्मिक सर्जरी में भी इलाज में देरी जांच के कारण नहीं होनी चाहिए। जहां जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर भी सीमित मामलों को कराने की गाइडलाइन है।
भाजपा की विधायक रश्मि वर्मा इस्तीफा का ऐलान करने के बाद कल पहली बार मीडिया के सामने आई। भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंची विधायक मीडिया के सवालों से बचते हुए सीधे प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के कक्ष में चली गईं। बंद कमरे में उन्होंने उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल से बात की। आधे घंटे तक बंद कमरे में हुई मुलाकात के बाद जब वो बाहर निकली तो कहा सब ठीक है, लेकिन रश्मि वर्मा के इस बयान ने कई और सवाल छोड़ दिए, जिसके जवाब वो नहीं दे सकी या उन्हें देने से रोक दिया गया। 2 दिन पहले हाथों में इस्तीफा पत्र लेकर फोटो खिंचाने वाली भाजपा की विधायक रश्मि वर्मा आज 48 घंटे बाद पहली बार सामने आई। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल से मुलाकात के बाद रश्मि वर्मा ने कहा कि वो भाजपा परिवार में उन्होंने अपनी परेशानी रखी है और पार्टी की तरफ से 1 सप्ताह में उनकी समस्या का समाधान करने का भरोसा दिया गया है। मीडिया के बार बार पूछने पर वो इस सवाल का जवाब नहीं दे सकी कि आखिर क्यों उन्होंने इस्तीफा पत्र तैयार कर लिया था। रश्मि वर्मा यहां अपने ही जवाब में उलझी दिखी। एक बार तो उन्होंने ये भी कह दिया कि मैंने इस्तीफा दिया नहीं, बल्कि खबर मीडिया में कैसे चली मुझे पता नहीं। जबकि उन्होंने ये भी माना कि इस्तीफा पत्र लेकर उन्होंने अपनी मर्जी से फोटो खिंचवाया था और सार्वजनिक भी इस्तीफा दिया था। इस्तीफा मामले में घिरे सवालों पर असहज दिख रही रश्मि वर्मा खुलकर किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाई। उन्होंने ये माना कि वो इस्तीफा देने का मन बना रही थी, लेकिन फिर पार्टी ने उनकी परेशानी का खत्म करने का भरोसा दिया है, इसलिए अब वो ऐसा नहीं करेंगी। रश्मि वर्मा को मीडिया के सवालों से घिरा देख उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद आगे आए और उन्हें कार्यक्रम में जल्द चलने की बात कही। उप मुख्यमंत्री का कहने के बाद रश्मि वर्मा बाकी सवालों का जवाब दिए बिना वहां से निकल गई। संजय जायसवाल ने 2 दिन पहले इस मामले में कहा था कि अपने परिजन की टिप्पणी से आहत होकर विधायक ने इस्तीफा देने का ऐलान किया था। अब होम आइसोलेशन में मरीजों की हालत बिगड़ी तो विभाग तक को अलार्म हो जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने एक ऐसा मोबाइल ऐप तैयार किया है जिसमें होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों की हर दिन निगरानी की जा सकेगी। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि 48 घंटे में ऐप काम करने लगेगा। इसके लिए जिला और ब्लॉक स्तर पर ट्रेनिंग दी जा रही है। अब संबंधित क्षेत्र की आशा और एक्सिलरी नर्स मिडवाइफ के टैब में होगा। वो अपने अपने क्षेत्र में होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की पूरी निगरानी करके उनका पूरा डेटा हर दिन इस ऐप में अपलोड कर देंगी। इसमें ऑक्सीजन लेवल से लेकर बुखार तक का पूरा लेखा जोखा होगा। इसकी मॉनिटरिंग हर दिन होती रहेगी। ऐप ऑटो अपडेटेड होगा और ब्लॉक, जिला और मुख्यालय से लेकर विभाग तक से कांटेक्ट होगा। ऐसे में किसी भी मरीज की हालत में थोड़ा भी इनबैलेंस हुआ तो अलार्म ब्लॉक से लेकर मुख्यालय और विभाग तक हो जाएगा। इसमें संबंधित मरीज को ट्रैक कर उसे अस्पताल भेजने की व्यवस्था बनाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत का कहना है कि अब होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग हिट कोविड ऐप द्वारा की जा रही है। हिट कोविड ऐप से मॉनिटरिंग की शुरुआत पिछले वर्ष 17 मई को की गई थी और इससे करीब 1.5 लाख मरीजों की मॉनिटरिंग की गई। हर दिन करीब 15,000 मरीजों पर इस ऐप द्वारा नजर रखी जा सकती है और करीब 300 मरीजों को इस ऐप द्वारा ट्रैक कर अस्पताल की सुविधा उपलब्ध कराई गई। इस ऐप से अधिक संख्या में मरीजों की जान बचाई गई। प्रत्यय अमृत ने बताया कि इस ऐप की तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं। विभाग का दावा है कि आपात स्थिति में ऐप की मदद से मरीजों की जान बचाई जा सकेगी। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम का ऐलान हो चुका है। ये 5 राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा है। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटों के लिए 7 चरणों में चुनाव होंगे। यहां सत्ताधारी भाजपा एक बार फिर सरकार बनाने की कोशिश में है, तो वह समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी पूरा जोर लगा रहे हैं। इसी बीच बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने अखिलेश को समर्थन दिया है। रोहिणी आचार्य ने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की आलोचना करते हुए अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का भविष्य बताया है। उन्होंने कहा कि 2022 में सपा का यूपी की सत्ता में आना तय है। आचार्य ने एक ट्वीट में लिखा, कमल रखो नुमाइश में, अखिलेश ही रहेंगे 22 में, फिर ट्राई करो 27 में। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी, 14 फरवरी, 20 फरवरी, 27 फरवरी, 3 मार्च और 7 मार्च को मतदान होगा।
10 मार्च को मतगणना होगी। कोरोना के मामलों में एक बार फिर तेजी आने के बीच निर्वाचन आयोग ने कड़े नियम लागू किए हैं। वैक्सीन की 12 डोज लेने के बाद चर्चा में आए मधेपुरा के ब्रह्मदेव मंडल की जांच कर ली गई है। स्वास्थ्य विभाग ने जांच रिपोर्ट भारत सरकार को भेज दी है। जांच में पाया गया कि ब्रह्मदेव ने सिस्टम को तोड़ने का काम किया है। वैक्सीन को लेकर जो गाइडलाइन तय की गई थी उसको उन्होंने तोड़कर अपराध किया। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा है कि ये एक अपराध है। ऐसी घटना करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कोविड सिस्टम को लेकर रिपोर्ट भारत सरकार को भेजी गई है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि कोई भी गाइडलाइन काफी मंथन के बाद जारी की जाती है। फिलहाल वैक्सीन को लेकर तो काफी शोध के बाद ही वैज्ञानिकों ने 2 डोज तय किया है। हर वैक्सीन के लिए डोज के दिन में अंतर भी वैज्ञानिकों ने ही तय किया है। मानक के आधार पर भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी की थी। इस गाइडलाइन के जानकारी होने के बाद भी मधेपुरा के ब्रह्मदेव मंडल ने 12 बार वैक्सीन लेने का दावा किया। यह भारत सरकार की गाइडलाइन तोड़ने का मामला है, बड़ा अपराध है और इस पर की गई कार्रवाई पूरी तरह से सही है। वैक्सीन की 12 डोज लेने का दावा करने वाले 84 साल के बुजुर्ग ब्रह्मदेव मंडल के घर पुलिस ने सोमवार को छापा मारा, लेकिन वो घर में नहीं मिले। परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस वाले दरवाजा तोड़कर घर में जबरन घुस गए। पत्नी ने कहा, अपने स्वास्थ्य के लिए सोचना कोई अपराध है क्या? वो कोई अपराधी नहीं है, फिर भी उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। मामले में एसीपी राजेश कुमार ने बताया कि ब्रह्मदेव के खिलाफ धोखेबाजी, संपत्ति नष्ट करने और सरकारी आदेशों की अवहेलना का केस दर्ज किया गया है। पूर्णिया में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का एक मामला सामने आया है। एक महिला को बिना कोरोना जांच कराए ही कोविड जांच का मोबाइल पर मैसेज भेज दिया गया। पूर्णिया के सिपाही टोला शास्त्री नगर के रहने वाले मीनू सिन्हा ने बताया कि उन्होंने रविवार को शहर के टाउन हॉल स्थित वैक्सीनेशन सेंटर पर कोविशील्ड की वैक्सीन ली थी। उन्होंने कोविड जांच नहीं कराई थी। वैक्सीन लेने के बाद रविवार को ही मोबाइल पर एक मैसेज आ गया, लेकिन इसी बीच सोमवार की सुबह अचानक मोबाइल पर एक मैसेज आया। मीनू ने बताया कि सोमवार को मिले मैसेज में उनका एंटीजन रिपोर्ट नेगेटिव आने की बात की गई। उन्होंने बताया कि जबकि उन्होंने कोविड जांच कराई ही नहीं तो जांच रिपोर्ट कैसे आ गई। यह मैसेज देखकर पूरे परिवार के लोग अचंभित हैं। इस संबंध में सिविल सर्जन डॉक्टर एसके वर्मा ने बताया कि बिना जांच कराए कैसे कोविड रिपोर्ट आ गई, इसकी जांच होगी। मैसेज में लिखा है, श्रीमती मीनू सिन्हा, दिनांक 9 जनवरी 2022 को आपका कोरोना वायरस की जांच के लिए सैंपल लिया गया था। एंटीजन जांच में वो निगेटिव पाया गया है। मास्क पहने और सामाजिक दूरी बनाए रखें। किसी भी चिकित्सीय सहायता के लिए 104 पर कॉल करें। मैसेज के साथ एक ओटीपी नंबर भी आया। मंगलवार की शाम नवादा गया रोड पर सद्भावना चौक के पास शराब से लदी एक पिकअप वैन बीच सड़क पर पलट गई। वहीं पिकअप वैन पलटने से पिकअप में भारी कई कार्टन शराब की बोतलें गिरकर बिखर गईं। इसके बाद रास्ते से आ जा रहे लोगों में शराब लूटने की होड़ मच गई। जिसे जितना हाथ लगा उसने उतनी बोतलें लेकर फरार हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही नगर थाना की पुलिस वहां पहुंची और बाकी बची हुई शराब को जब्त कर लिया। जानकारी के अनुसार पिकअप वैन गया की तरफ से नवादा आ रही थी। अचानक अनियंत्रित होकर सड़क के बीच बने डिवाइडर से टकरा गई। इससे गाड़ी पलट गई। वहीं इसमें बूंजे से भरे बोरों के बीच शराब के कार्टन थे। गाड़ी पलटने के बाद शराब के कार्टन भी जमीन पर गिर गए। शराब देखकर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। देखते ही देखते लूटने की होड़ मच गई। इस दौरान लोगों ने कई कार्टन शराब लूट लिए और लेकर अपने घरों की तरफ भाग गए। मामले की प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि गाड़ी पलटने के बाद चालक समेत उसमें मौजूद अन्य लोग भाग निकले। पुलिस फिलहाल शराब लूटने वालों की तलाश में जुटी है। जब्त शराब की मात्रा के बारे में जानकारी नहीं मिल सकी। बरौनी थाना की महिला सब इंस्पेक्टर प्रीति शर्मा ने सुसाइड कर ली है। प्रीति ने काफी अधिक मात्रा में दवाओं का सेवन कर लिया। इसके बाद उसे गंभीर हालत में परिवार के लोग हॉस्पिटल लेकर गए। वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पटना सिटी में चौक थाना के तहत लाल इमली गौरैया स्थान में प्रीति का मायका है। यही उसने अपनी जान दी।
मंगलवार की देर रात चौक थाना के थानेदार गौरी शंकर गुप्ता ने इस मामले की पुष्टि की। प्रीति बिहार पुलिस में 2018 बेंच की सब इंस्पेक्टर थी। वर्तमान में उसकी पोस्टिंग बेगूसराय जिले के बरौनी थाना में थी, मगर पिछले महीने से भी अधिक समय से वो ड्यूटी पर नहीं थी। वो लगातार छुट्टी पर चल रही थी। बरौनी थाने के अनुसार पति की मौत के बाद से ही प्रीति लगातार अपने मायके में ही रह रही थी। वो गहरे सदमे में थी। महिला सब इंस्पेक्टर प्रीति ने झारखंड में बोकारो जिला के चास के रहने वाले रोशन कुमार के साथ लव मैरिज की थी। रोशन पटना में एक शू कंपनी में जॉब करता था और मौर्य पक्ष स्थित अमर अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 404 में अकेले रहता था। वहीं बता दें आपको, पिछले महीने 9 दिसंबर को रोशन का शव फ्लैट के अंदर कमरे में फांसी के फंदे से लटका मिला। परिवार का कॉल आने पर राजीव नगर थाना की पुलिस उस वक्त फ्लैट पर गई थी और रोशन का शव बरामद किया। ससुराल वालों ने प्रीति पर रोशन को सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप लगाया। कुछ बातों को लेकर प्रीति और उसके पति के बीच संबंध सही नहीं थे। इसके बाद दोनों के बीच बात भी नहीं हो रही थी। इसके बाद ही रोशन ने सुसाइड कर लिया था। दूसरी तरफ पति की मौत की वजह से प्रीति भी डिप्रेशन में रहने लगी। इस वजह से अब उसने सुसाइड कर लिया। इस मामले में प्रीति का परिवार कुछ भी बताने से बच रहा है।